इस वीडियो में मैं एमडी के 2024 के लिए वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर से वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। एक मैन है, वॉल को पुश करता है बट ही फेल्स टू डिस्प्लेस इट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ ज़ीरो। तो वर्क डन उसने कितना कर दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी है। अगर डी ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो है। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं है। ठीक है, नो मैटर कि उसने कितना फोर्स अप्लाई किया है, चाहे 1000 न्यूटन हो, चाहे 1000 न्यूटन हो, चाहे लाख न्यूटन हो, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो होगी। क्वेश्चन 2 है, अ बॉडी एट रेस्ट में हैव एनर्जी, स्पीड, मोमेंटम या वेलोसिटी। तो रेस्ट में है एक बॉडी, उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो, स्पीड भी ज़ीरो, मोमेंटम भी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, लेकिन टोटल एनर्जी या कोई ना कोई एनर्जी उसके पास पॉसिबल है। एंड द एग्जांपल इज़ कि कोई बॉडी ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पर रेस्ट में पड़ी है तो उसके पास mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी। अगला क्वेश्चन है, a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the direction of a force of 5 Newton। एक बॉडी है जो कि 10 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है along a straight line और कितना फोर्स एक्ट करता है 5 न्यूटन। If the work done is 25 joules, कितना वर्क डन है 25 जूल से, the angle with which the force makes with the direction of motion of the body is, तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वर्क डन हमें गिवन है 25 जूल से, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि हम एफ डी कॉस थीटा के फार्मूला से फाइंड करें, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा के फार्मूला से फाइंड करें। दूसरा जो आसान तरीका है, जो कि एमसीक्यूज़ के एग्ज़ाम में आपने यूज़ करना है, इसको कैलकुलेशन की टाइम नहीं होती, वो ये है कि 25 जूल्स वर्क टन है, ठीक है, और 5 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। मैक्सिमम वर्क कितना पॉसिबल है इस केस में? मैक्सिमम वर्क तब होगी जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो तब मैक्सिमम वर्क कितनी होगी? सिंपल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50 जूल मैक्सिमम वर्क डन होगी। और हमें गिवन कितना है 25 है, तो 25 मैक्सिमम का हाफ है। कितना है? मैक्सिमम का हाफ है 25। तो 0 डिग्री पर अगर मैक्सिमम होगी तो हाफ ऑफ मैक्सिमम किस एंगल पे होगी? ये एंगल याद रखे कि 60 डिग्री पर वर्क डन जो है वो मैक्सिमम का हाफ होगा। ये याद रखिए, 60 डिग्री पर मैक्सिमम का हाफ होगा। तो हमारे यहाँ पर एंगल कितना है? 60 डिग्री है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको गिवन हो कि मैक्सिमम वर्क डन पॉसिबल है 100 जूल, तो एट 60 डिग्री अगर एंगल बनाता हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो कितना वर्क डन पॉसिबल है? दैट विल बी 50 डिग्री। तो ये एंगल याद रखें। अगला क्वेश्चन है, you lift a heavy book from the floor of the room and keep it in the bookshelf having a height of 2 meter. In this process you take 5 seconds. The work done by you will depend upon. सिंपली ये पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से या टेबल से किसी हाइट पर उठा रहे तो वर्क डन किस किस क्वांटिटी पर, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो उस केस में जो वर्क डन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ऑब्जेक्ट में, जिसका फार्मूला है mgh। और इस फार्मूला से ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। अगर दूसरे प्लेनेट पर आप किसी चीज़ को उठाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट होगी, और हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती वर्क डन, रिमेंबर। ऑप्शन ए मास ऑफ द बुक एंड टाइम टेक, नहीं, मास तो ठीक है लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ, ये ठीक है। ठीक है, वेट का मतलब है इसमें जो mg है ना, ये वेट है, और h जो है ये हाइट है। तो सिंपली इस MCQ का जो समरी है वो ये है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, और इट इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। यस, इट इज़ ट्रू।
अगला क्वेश्चन है, an object of mass 5 kg falls from a height of 10 meter, the work done by the gravitational force is, remember जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अर्थ की तरफ होगी ना, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, वो गिर रहा है, तो दोनों के बिटवीन का जो एंगल है वो 0 डिग्री है और द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर उठा रहे हैं, तो उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और आप ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो क्या है, वो अपवर्ड है। तो दोनों के बिटवीन का एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, एंटी पैरेलल है, और जो वर्क डन होगी इस केस में दैट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर पूछा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू, और mgh है, मास को मल्टीप्लाई करें हाइट के साथ तो 50 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 500, तो प्लस 500 जॉल होगी। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स, मतलब आप उसको या कोई बंदा उसको उठा रहा है ज़मीन से ऊपर, और आपसे पूछा जाए कि ये मैन या ये बंदा, उसकी वर्क डन क्या होगी, तो फिर वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि वो भी अपवर्ड फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगी उस केस में भी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉलिंग में ऑलवेज पॉजिटिव और अपवर्ड उसको मूव करने में क्या होगा, नेगेटिव बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, रिमेंबर। लेकिन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहाँ पर वर्क डन ही नहीं होती ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर उसको लेके जा रहे और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है ही नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं होगी। ठीक है, वर्क डन बाय ओनली द एजेंट, जो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं उसकी बात होगी। इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोजर टू ईच अदर, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि हम उसको अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द नेचर हम उसको मूव करवा रहे हैं, तो हमें वर्क डन रिक्वायर्ड होगी, एक्सटर्नल वर्क डन, और वो वर्क डन इन इलेक्ट्रॉन्स में इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटर वर्क। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा वो ग्रेटर वर्क होगी, एंड द गिवन ऑप्शन इज -1000 जॉल। नेक्स्ट वन, वर्क हैज डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, जो कि दोनों जॉल के इक्वल है। नेक्स्ट वन, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल। ठीक है, 1 जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। Next one, when the force is parallel to the direction of displacement of body, work done will be maximum। अगर थीटा 0 हो तो वर्क डन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और अगर 180 हो तो नेगेटिव होगी या मिनिमम होगी, अगर 90 हो तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। कंजर्वेटिव फील्ड इज द वन इन विच वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0, उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच केस वर्क डन इज 0। वर्क डन कौन से केस में 0 होगा, राइटिंग अ पेज, नो, क्योंकि आप पेन पर जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं उसके रिजल्ट में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। पुशिंग अ कार, इसमें भी वर्क डन होगी। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, यहाँ पर वर्क डन बाय न्यूक्लियस जो है वो 0 होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगी वो 0 होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अ मैन कैरीज 5 kg मास टू अ 15 मीटर डिस्टेंस हॉरिजेंटली ऑन अ लेवल ग्राउंड, वर्क डन बाय मैन इज। जब भी हॉरिजेंटली मैन के जो है वो मूव करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, कितने ही डिस्टेंस तक उसकी मास कितनी ही हो, तो वर्क डन ऑब्जेक्ट पर 0 होगी। ठीक है, क्यों 0 होगी, क्योंकि उस केस में जो मैन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, वो अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उसको होल्ड किया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो हॉरिजेंटली है, इनके बिटवीन एंगल 90 डिग्री बनता है, इन द रिजल्टेंट वर्क डन इज 0। ठीक है, जब वो हॉरिजेंटली जा रहा है, अगर अपवर्ड जा रहा है तो वर्क डन 0 नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।